रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज की कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है कि जब ये केस कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में जज साहब ने जब इस केस पे फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने पावर की गोली खाकर एक मुर्दा लड़की के साथ में रेप किया था। ऐसे पिशाच को इस दुनिया में जीने का कोई भी अधिकार नहीं है, इसको मृत्यु दंड दिया जाता है। तो आखिरकार क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, पूरी ही कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करूं दोस्तों अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है 11 अप्रैल साल 2021 झारखंड का टाटा नगर, और यहीं पर एक रोड पड़ता है तीस्ता रोड, और इसी तीस्ता रोड पर एक मकान है, मकान नंबर 99। बात कर रहा हूँ 11 अप्रैल साल 2021 की रात 9 बजे के आसपास। जो घर के मुखिया दीपक कुमार हैं, इनकी पत्नी और इनकी 2 बेटियां, साथ के साथ में दीपक कुमार का साला आनंद इस घर के अंदर मटन पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। थोड़ी ही देर मटन पार्टी जब होती है तो उसके बाद में साला आनंद जो होता है ये कहता हुआ उठता है कि वाह जीजा जी, आज तो मज़ा ही आ गया, मटन बहुत अच्छा बना था और कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं तो उसके बाद में मटन ये सारी चीज़ तो बंद ही हो जाएगी। तो उसके बाद में दीपक कुमार हंसते हुए कहते हैं कि इसीलिए तो आज ही के दिन पार्टी की है। उसके बाद में जो साला आनंद होता है ये चला जाता है। अब दीपक कुमार, उनकी पत्नी और घर के अंदर उनकी 2 बेटियां बची हुई थी। तो सबको सुबह बच्चों को स्कूल जाना था, दीपक कुमार को ऑफिस जाना था, इसलिए सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। दीपक कुमार की दोनों ही बेटियां अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। दीपक कुमार अपनी पत्नी के साथ में अपने बेडरूम में सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही रात के 12 बजे के आसपास का समय होता है, दीपक कुमार की आंख खुलती है। दीपक कुमार की जब आंख खुलती है तो ये अपनी पत्नी की तरफ एक निगाह देखते हैं। पत्नी की तरफ जब देखते हैं तो उसके बाद में उनके सर को सहराने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके बाद में वहाँ से उठते हैं। उठने के बाद में जो बाहर लॉबी का एरिया रहता है, अंधेरे में ही एक बैग के अंदर कुछ ढूंढने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद में वो हल्के हल्के बोलते हुए कहते हैं कि हाँ ठीक है, इससे तो काम हो ही जाएगा। और उसके बाद में ये अपने बेडरूम के अंदर आ जाते हैं। दरअसल जिस चीज़ के बारे में इन्होंने कहा था कि इससे तो काम हो जाएगा, वो कोई और चीज़ नहीं थी बल्कि एक हथौड़ा था। उसके बाद में दीपक उसी हथौड़े को 3 बार प्रणाम करता है और उसके बाद में एक के बाद एक 3 बार ये हथौड़े से अपनी पत्नी वीना के ऊपर प्रहार करता है। वीना के जिस्म पर जब हथौड़े से प्रहार होता है तो वीना चीखने लगती है। जैसे ही वो चीखती है तो ये जो व्यक्ति दीपक था ये अपनी पत्नी वीना के मुंह पर तकिया रख देता है, एंड तकिया रखने के बाद भी ये कई सारे हथौड़ों से वार करता है। और उसके बाद में खून से लथपथ उसकी जो पत्नी वीना होती है ये वहीं पर तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में दीपक कुमार उठता है। उठने के बाद में बाहर जाकर जो एरिया था बैठने का, उसमें सोफे पर बैठता है। थोड़ी देर तक तो आराम करता है, लेकिन इसी बीच में इसके जहन में अपनी दोनों बच्चियों का चेहरा घूमने लगता है। उसके बाद में ये अपने दोनों बच्चों के रूम के अंदर जाता है। बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल के आसपास थी, नाम था उसका श्रावणी। श्रावणी के पहले तो उसके हथौड़े से मारकर हत्या करता है, लेकिन अपनी इस बड़ी बहन को रोते हुए तड़पते हुए मौत के घाट उतरते हुए छोटी बेटी 8 साल की थी जिसका नाम शाणवी था, वो देख रही थी। अब दीपक जब अपनी छोटी बेटी को देखता है तो उसको भी मौत के घाट उतार देता है। पूरे परिवार को ख़त्म करने के बाद में दीपक फिर से आकर सोफे पर बैठ जाता है और थोड़ी देर सोचता रहता है। पत्नी को मार चुका था, दोनों बेटियों को मौत के घाट उतार चुका था, लेकिन थोड़ी देर सोचता रहता है। सोचने के बाद में घड़ी देखता है तो तकरीबन सुबह के 5 बज गए थे। सुबह के 5 बजे के आसपास का ये समय हो चुका था। तो दीपक है वो कहता है कि आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो ऐसा है नहा लेता हूँ और नहाकर जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर लेता हूँ। उसके बाद में दीपक कुमार पूजा पाठ करता है और तकरीबन सुबह के 7 बजे के आसपास का समय हो जाता है। सुबह 7 बजे उठता है। उठने के बाद में ये अपनी बुलेट मोटरसाइकिल निकालता है और उसके बाद में ये अपने साले आनंद के घर पे पहुंचता है। आनंद के घर पे पहुंचता है, वहाँ पर थोड़ी देर रुकता है, वापस आता है और वापस आने के बाद में ये अपने दोस्त रोशन को कॉल करता है। रोशन को कॉल करने के बाद में कहता है कि यार आज तुम घर आ जाना, दरअसल हम लोग लंच साथ में ही करेंगे। अब उसके बाद में जो आनंद था ये अपने कामकाज में लग जाता है और उधर चूँकि इसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी,
लेकिन दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा समय और गुजरता है, अचानक से इस घर के बाहर से एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ किसी और की नहीं थी बल्कि रिया घोष, जिसकी उम्र 21 साल के आसपास थी, वो इसी आनंद के जो दोनों बच्चियां थीं, जो दीपक थी इसकी जो दोनों बच्चियां थीं, जिसका नाम श्रावणी था और शाणवी था, इन दोनों की कोचिंग टीचर थी और अक्सर इन्हें स्कूल भी लेके जाया करती थी। रिया घोष दरबार से बाहर से आवाज़ देती है, श्रावणी बेटा, शाणवी बेटा। लेकिन अंदर से जब कोई भी आवाज़ नहीं आता है तो रिया घोष दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करती है। दरवाज़ा जैसे ही पुश करती है, दरवाज़ा अंदर की साइड खुल जाता है, लेकिन अंदर का जो दृश्य होता है ये रिया घोष को अंदर तक तोड़ के रख देता है। दरअसल इस घर के जो मुखिया दीपक कुमार थे, वो अपनी पत्नी वीना को एक चादर में लपेट रहे थे। खून के जो छींटे थे ये बाहर साफ दिखाई पड़ रहे थे। दोस्तों रिया जब दीपक कुमार को उसकी पत्नी को चादर में लपेटते हुए देखती है, रिया घबरा जाती है। रिया दबे पांव पीछे होना चाहती थी, लेकिन दरवाजे की एक आहट से दीपक कुमार को यह पता चल जाता है कि घर के अंदर कोई आ चुका है। दीपक कुमार पलटकर पीछे देखता है। दीपक कुमार जैसे ही देखता है तो उसके सामने रिया घोष खड़ी हुई थी। रिया घोष पीछे लौटने की कोशिश करती है। दीपक कुमार भागता हुआ जाता है, तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेता है और उसके बाद में किचन के अंदर जाता है और किचन से एक चाकू निकाल कर लेके आता है और चाकू जो था वो रिया घोष को दिखाते हुए बोलता है कि अगर तुमने ज़रा सा भी चीखने और चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हें यहीं पर मार कर रख दूंगा। अब रिया घोष डर जाती है, सहम जाती है। उसके बाद दीपक कुमार इस रिया घोष को उसी बेडरूम के अंदर लेके जाता है जिस बेडरूम के अंदर उसकी पत्नी वीना की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। बेडरूम के अंदर लेके जाता है, बाकायदा उसको वहाँ पर जो बेड था उस पर बैठाता है और बेड पर बैठाने के बाद में उसके हाथ और पाँव टेप से बहुत ही बुरी तरीके से बांध देता है और उसके बाद में उसी बेड पर उसको लिटा कर और उसके मुंह पर तकिया रखकर जब तक दबाता है कि जब तक रिया घोष की मौत नहीं हो जाती है। दोस्तों जब रिया घोष की मौत हो जाती है तो उसके बाद में दीपक कुमार रिया घोष की डेड बॉडी को बाहर खचेड़ के लेके जाता होता है। लेकिन उसी समय चूंकि डेड बॉडी थी, खचड़ रही थी, तो रिया घोष की जो जीन्स की पैंट थी वो थोड़ा सा नीचे हो जाती है। अब जैसे ही पैंट नीचे होती है और रिया घोष जब उसको इस हालत में ये दीपक कुमार देखता है तो उसकी नीयत ख़राब हो जाती है। एक डेड बॉडी पर ये अपनी नीयत ख़राब कर चुका था। उसके बाद में रिया घोष की डेड बॉडी को ये वहीं पर छोड़ता है, अलमारी से पावर की एक टैबलेट निकालता है और उसके बाद में उस पावर की टैबलेट को खाता है और उसके बाद में रिया घोष जो कि मर चुकी थी उसी का ज़ोर ज़बरदस्ती, यूँ कहें कि डेड बॉडी के साथ में बड़ी ही बेरहमी के साथ में पावर की टैबलेट खाकर उसका रेप करता है। उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को वहीं पर रखता है और वापस से बाथरूम जाता है, नहाता है, कपड़े चेंज करता है और आकर हॉल में बैठ जाता है। थोड़ी देर बैठा रहता है, बैठने के बाद में झुंझलाते हुए बोलता है कि मारना तो दो को था लेकिन सभी मर चुके हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, अब उसको भी मारूंगा। इतना कहने के बाद में ये उठता है और उसके बाद में कहता है कि इस डेड बॉडी का क्या करूं, रिया की डेड बॉडी का। अगर जो रोशन उसका दोस्त था जिसे उसने लंच के लिए बुलाया था, अगर वो आ गया और उसने रिया की डेड बॉडी को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए अब ये रिया की डेड बॉडी के जो हाथ पांव थे वो हाथ पांव मोड़कर जो बेड वाला बॉक्स था उसी बेड के उस बॉक्स में अंदर पैक कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़े सवाल थे कि पहले इस दीपक कुमार ने अपनी पत्नी की हत्या की, उसके बाद में इसने अपनी दोनों बेटियों की हत्या की, उसके बाद ट्यूशन टीचर आई तो उसकी भी हत्या की, उसका रेप किया, बाद में उसकी डेड बॉडी को बिस्तर के अंदर छुपा दिया। लेकिन उसके बाद भी दीपक ने अपने दोस्त रोशन को आखिरकार लंच के लिए क्यों बुलाया था, ये अहम सवाल थे जो आप लोग को आगे इस वीडियो में हल्के हल्के क्लियर होते चले जाएंगे। दोस्तों उसके बाद में इसी 11 अप्रैल साल 2021 के दिन दोपहर के तकरीबन 2 बजे के आसपास का समय हो जाता है और 2 बजे अचानक से इस घर का डोरबेल बजता है। दीपक कुमार को लगता है कि शायद जो उसका दोस्त रोशन है वो आ चुका है। दीपक कुमार दरवाज़ा खोलता है, जब तक उसने इस घर के अंदर सब कुछ सेट कर दिया था। उसके बाद में जब ये दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा खोलने के बाद में ये थोड़ा सकपका जाता है। दरअसल इसने रोशन को ही अकेले बुलाया था खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर रोशन की पत्नी मोनी और उसकी 1 साल की बेटी आराध्या और रोशन का साला अंकित भी आया था। अब ऐसे में जो दीपक कुमार था ये कहता है कि अरे तुम लोग आ गए, चलो बैठो, मैं खाने का इंतज़ाम करता हूँ। वैसे भी जो घर के सारे लोग हैं ये सारे लोग रांची गए हुए हैं। उसके बाद में ये सारे लोग घर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में रोशन और मोनी जो थे, जो रोशन की पत्नी मोनी थी, ये उस 1 साल की बच्ची आराध्या का डायपर बदलने के लिए दूसरे कमरे में चले जाते हैं और जो साला अंकित था ये वहीं हॉल में बैठकर गेम खेलने लगता है। अब जैसे ही अंकित जो था रोशन का साला वो गेम खेल रहा था, इसी बीच में दीपक कुमार हथौड़े से अंकित के ऊपर वार कर देता है। अंकित के सर पर जैसे ही हथौड़ा पिलता है अंकित चीखने लगता है, बचाओ बचाओ, मामा ने मुझे मार दिया। अब ये सुनकर जो रोशन था और उसकी पत्नी मोनी थी और जो 1 साल की बच्ची आराध्या थी
उसको लेकर ये लोग तुरंत उस हॉल वाले कमरे में आते हैं जहाँ पर अंकित बैठा हुआ था। और उसके बाद में जैसे ही दीपक अंकित को मारता है और रोशन जब उस जो हॉल में आता है तो रोशन के ऊपर भी हथौड़े से वार कर देता है। अब जो मोनी थी ये अपनी 1 साल की बच्ची आराध्या को लेकर घर के बाहर भागती है और बाहर भागने के बाद में ये ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगती है, बचाओ बचाओ, जो दीपक कुमार है उसने मेरे पति और मेरे भाई को जान से मार दिया है। दोस्तों रोशन की पत्नी मोनी जब घर के बाहर इस तरीके से आवाज़ लगाती है तो देखते ही देखते घर के बाहर लोगों का मजमा इकट्ठा हो जाता है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उसी बीच में रोशन और रोशन का साला अंकित खून से लहूलुहान बाहर आ जाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन उनके पीछे पीछे जो दीपक कुमार था ये भी आता है, कहता है कि अरे कुछ भी नहीं हुआ है, बस बिजनेस को लेकर किसी बात में हुज्जत हो गई, इसी वजह से ये सब कुछ हो गया। मैं सबको अभी हॉस्पिटल लेके जाता हूँ और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद में ये रोशन और अंकित को कार में बैठाता है और पीछे से बोलता है कि मैं बुलेट से आ रहा हूँ। उसके बाद में सारे लोग THS हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ पर ले जाकर इन दोनों को ICU में भर्ती कराया जाता है। रोशन की हालत कुछ ठीक थी, लेकिन दीपक कुमार पीछे से इस हॉस्पिटल के अंदर आता ही नहीं है। रोशन जो होश में था वो तुरंत जो दीपक कुमार का साला था आनंद, उसको कॉल कर देता है और आनंद को कॉल करने के बाद में सारी ही बात सिलसिलेवार तरीके से उसको बता देता है। दोस्तों आनंद जब रोशन की ये बातें सुनता है तो आनंद घबरा जाता है। आनंद सोचता है कि दीपक कुमार अभी थोड़ी देर पहले तो उसके घर पे आया था और उसके बाद में वो गहने रखने की बात कर रहा था और उसने बताया था कि जो उसके बच्चे वगैरह हैं सब के सब रांची गए हुए हैं। तो फिर आखिरकार ये लोग उसके घर क्यों आए थे? उसके बाद में आनंद दौड़ा दौड़ा भागा भागा दीपक कुमार के घर पे पहुंचता है तो वहां पर ऑलरेडी जो ट्यूशन टीचर रिया घोष थी उसके परिवार वाले रो रहे थे और वो ये कह रहे थे कि उनकी बच्ची आखिरकार कहाँ चली गई, वो सुबह से घर ही नहीं पहुंची है। अब आनंद जब इस तरीके की बात सुनता है कि ट्यूशन टीचर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई थी तो आनंद का माथा सनक जाता है कि आखिरकार उसके भांजी भांजे अगर सब रांची गए हुए थे तो फिर रिया घोष ट्यूशन पढ़ाने के लिए किससे आई थी। उसके बाद में वो तुरंत दरवाजे को खोलता है। दोस्तों आनंद जब उस घर का ताला तुड़वाकर अंदर घुसता है तो अंदर का जो मंजर था ये आनंद को पूरी तरीके से हिला के रख देता है। दरअसल इस घर के अंदर चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। आनंद जब आगे बढ़ता है अपनी दोनों भांजियों के कमरे में पहुंचता है तो वहां पर दोनों भांजियों की जो डेड बॉडीज थी ये सर कुचली हुई अवस्था में वहां पर पड़ी हुई थी। आनंद एकदम से चीख चीख कर रोने लग जाता है। दोनों बच्चियां बहुत ही ज़्यादा मासूम थी जो अपने मामा से बेनतहा मोहब्बत किया करती थी। आनंद का जी देखना था कि आनंद के अंदर तक का जो एक तरीके से ज़मीर था उसके अंदर से भी रोने की आवाज़ आने लगती है। आनंद आगे बढ़ता है, अपनी बहन वीना के कमरे में पहुंचता है। वहां पर वीना की भी जो सर कुचली डेड बॉडी थी वो पड़ी हुई थी। अब आनंद चीख चीख कर रोने लग जाता है। बहन और दोनों भांजियों का नाम ले लेकर वो ज़ारो कतार रो रहा था। लेकिन इसी बीच में अब ये सवाल था कि आखिरकार इस घर के अंदर वीना और उसकी दोनों बच्चियों की डेड बॉडी मिल चुकी थी, लेकिन रिया घोष आखिर कहाँ है? उसके बाद में रिया घोष का जो बैग था वो इसी घर के अंदर मिला था। लिहाजा आनंद अब इस घर के अंदर नज़र दौड़ाता है तो आनंद की नज़र सामने एक गद्दे पर पड़ती है जिस गद्दे पर खून के कुछ छींटे लगे हुए थे। आनंद उसके बाद में उस गद्दे को हटाता है और जैसे ही गद्दे को हटाता है तो उस गद्दे वाले यानी कि जो बेड था उस बेड के अंदर से जो रिया घोष थी उसकी डेड बॉडी अर्धनग्न अवस्था में मिलती है। जिस्म पर चोटों के निशान थे और कपड़े भी उसके अस्त व्यस्त थे। दोस्तों इस घर के अंदर टोटल 4 मर्डर हो चुके थे। मर्डर क्यों किए गए थे इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी। देखते ही देखते पूरे कदमा के अंदर ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि पिस्ता रोड पर एक घर के अंदर 4 लोगों का मर्डर हो चुका है। देखते ही देखते जो कदमा पुलिस थाने की पुलिस थी वो भी वहां पर पहुंच जाती है। पूरे पिस्ता के अंदर, पूरे इलाके के अंदर सनसनी मच चुकी थी। देखते ही देखते जो एक सुनहार था वो भी दौड़ा दौड़ा भागा भागा वहां पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद में एक सांस में वो पुलिस अफसर के सामने कहता है कि साहब सुबह सुबह दीपक उनके पास आया था और उसके पास में 300 ग्राम सोने की ज्वेलरी थी और वो सोने की ज्वेलरी को बेचना चाहता था। मैंने उससे पूछा भी कि इतना सुबह ही आखिरकार तुम जेवर बेचने क्यों आ गए? तो उसने मुझसे कहा था कि दरअसल मैंने एक ज़मीन खरीदी है और अर्जेंटली मुझे उसके पैसे देने हैं। साहब मैंने 3 लाख रुपए तो उसे सुबह ही दे दिए, बाकी 1.5 लाख रुपए उसके बकाया थे। उसने मुझसे कहा था कि अकाउंट नंबर दे जा रहा हूँ, इस अकाउंट नंबर में डाल देना। अब जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं सन्न रह जाते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति की तलाश थी पुलिस को तो वो थी दीपक कुमार की, और इस पूरे राज से अगर कोई पर्दा उठा सकता था तो वो दीपक कुमार उठा सकता था। दोस्तों उसके बाद में रांची से फॉरेंसिक टीम आती है
उस घर से खून के छींटे, सने हुए कपड़े और जो सना हुआ जो सामान था वो वहाँ से लिया। साथ के साथ रिया घोष के जिस्म पर जो सीमेन के कतरे मौजूद थे उसके भी सैंपल्स लिए गए और उसके बाद में जो डेड बॉडीज़ थी उनको सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि दीपक कुमार आखिर कहाँ है, आखिरकार वो कहाँ चला गया और इस मास किलिंग के पीछे आखिरकार उसका क्या मकसद था कि उसने पहले अपने तीनों घर के जो सदस्य थे उनकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या की। उसके बाद में जो रिया घोष ट्यूशन टीचर थी उसका बड़ी ही बेरहमी के साथ में रेप कर कर उसका कत्ल कर दिया। आखिरकार ऐसा दीपक कुमार ने क्यों किया था? लेकिन दोस्तों पुलिस को इस राज से पर्दा भी उठाना था। उसके बाद में जो पुलिस थी वो तुरंत THS हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां पर इंस्पेक्टर ठाकुर रोशन से पूछताछ करते। रोशन जो जख्मी तो था लेकिन अभी होश में था। रोशन से पूछा जाता है तो रोशन बताता है कि दरअसल जो दीपक कुमार है उसके साथ में उसका रिश्ता महज इतना है कि जो दीपक कुमार है उसका जो हाईवा ट्रक है ये उसके ही अंडर में चलता है और 11 अप्रैल साल 2021 को उसने उसे लंच के लिए बुलाया था और उसके बाद में अचानक से उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। अब जैसे ही ये बात इंस्पेक्टर ठाकुर सुनते हैं तो उसके बाद में उन्हें जो सुनार था उसकी बात याद आती है। उसके बाद में उन्हें लगता है कि दीपक कुमार अगर ये पैसे लेकर गया है तो वो अपने बैंक में इस पैसों को ज़रूर जमा कराएगा। उसके बाद में वो HDFC बैंक के जो जोनल मैनेजर होते हैं उन्हें अलर्ट कर देता है और थोड़े ही दिन के बाद में यानी 4 दिन का समय गुजरता है और 4 दिन के समय गुजरने के बाद में आखिरकार धनबाद HDFC ब्रांच में कुछ पैसे जमा होते हैं। अब जैसे ही कैशियर वो डिटेल्स फिल करता है तो उसके बाद में दीपक कुमार का नाम आता है। जो बैंक मैनेजर थे वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और उसके बाद में जो इंस्पेक्टर ठाकुर थे ये अपनी टीम लेकर पहुंचते हैं और इस दीपक कुमार को उसी धनबाद HDFC की ब्रांच से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों जब पुलिस इस दीपक कुमार को पुलिस थाने लेकर आती है और जब इससे पूछताछ की जाती है तो जो दीपक कुमार था ये पुलिस के सामने कहता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, हाँ मैंने ही अपने परिवार का कत्ल किया है। क्योंकि दीपक कुमार को लग चुका था कि ये अब किसी भी एंगल से पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब ठीक तरीके से दे नहीं सकता, इसलिए पुलिस को गुमराह भी ये ज़्यादा देर तक कर नहीं पाएगा। दीपक कुमार बताता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। पुलिस इससे हत्या करने के पीछे का रीज़न पूछती है तो दीपक कुमार बताता है कि दरअसल ये जो रोशन था इसका जो मामा है ये मेरा बचपन का दोस्त था और हमने पार्टनरी में 17 लाख का एक हाईवा ट्रक खरीदा था। मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा हो चुका था और दीपक का जो दोस्त था यानी रोशन का जो मामा और रोशन इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं रोशन और उसके मामा को जान से मारना चाहता था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अगर मैं उन्हें जान से मारूंगा तो मुझे फांसी हो सकती है, इसलिए जो मेरा परिवार है ये भटकेगा, कातिल का परिवार कहलाएगा, इसलिए मैंने अपने परिवार को पहले ही मार दिया ताकि मेरे परिवार को बाद मेरे कोई मुश्किल नहीं आएगी। उसके बाद में पुलिस वाले इस दीपक कुमार से पूछते हैं क्या ट्यूशन टीचर रिया घोष का भी जो तुमने मर्डर और रेप किया वो भी क्या इसी चीज़ प्लानिंग का हिस्सा था? तो उसके बाद में दीपक कुमार गुस्से में बोलता है कि वो अचानक आ गई थी, मैं करता तो क्या करता, इस वजह से उसकी हत्या करनी पड़ी। जब मैं उसको खींचकर बाहर लेके जा रहा था तो उसके कपड़े नीचे हो गए, इस वजह से मेरी नीयत उस पर फिसल गई। उसके बाद में मैंने उसके साथ में रेप किया। उसके बाद में ये कहता है कि रोशन भी अपने पूरे परिवार के साथ में आया था, अगर रोशन अकेला आता तो मैं उसको नहीं छोड़ता। दोस्तों इस तरीके से जब पुलिस ये पूरा मामला सुनती है, मामला कोर्ट में पहुंचता है और उसके बाद में जो राजीव रंजन जो सरकारी वकील थे वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसने पहले अपनी पत्नी अपने दोनों बच्चों की हत्या की, उसके बाद में उस ट्यूशन टीचर की हत्या की, उसके बाद में उसका रेप किया, उसके बाद में नहाया, पूजा की, गहने बेचे और फिर उसके बाद में रोशन की हत्या की प्लानिंग रची। जबकि दोस्तों जो विपक्ष के जो वकील होते हैं वो इस पे कहते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं वो तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे घटना स्थल पर मौजूद थे। साहब मेरे मुवक्किल ने दबाव में इस तरीके का बयान दिया है। तो जो सरकारी वकील राजीव रंजन जी होते हैं वो कहते हैं कि महज कोई इत्तेफाक नहीं है, 25 गवाह हैं इसमें। जो सीमेन मिला है वो उसकी जांच हो चुकी है, वो सीमेन किसी और का नहीं है बल्कि इसी दीपक कुमार का है। घर में डेड बॉडीज़ पड़ी थी और ये लाश के साथ में रेप कर रहा था, वो भी पावर की गोली खाकर। साहब ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये रिएस्ट ऑफ रिएस्ट केस है। अब ऐसे में जो जज साहब होते हैं राजेश सिन्हा वो इस पूरे मामले में फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इसमें ये व्यक्ति घर के अंदर 3 डेड बॉडीज़ पड़ी थी और उसके बाद भी ये डेड बॉडी के साथ में पावर की टैबलेट खाकर रेप कर रहा था। ऐसे आदमी को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उसके बाद में इसको 1 अप्रैल साल 2023 को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों उसके बाद में 28 अप्रैल साल 2025 को जो हाई कोर्ट होता है उसके अंदर भी सेशन कोर्ट की इस सज़ा को बरकरार रखा जाता है। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक व्यक्ति महज बदले की भावना में पहले अपने परिवार को ख़त्म करता है,
फिर उसके बाद में उस ट्यूशन टीचर जिसका कोई भी कसूर नहीं था उसके साथ में रेप और उसकी हत्या करता है। और दोस्तों जब इस पूरे केस का खुलासा होता है तो लोग वाकई हैरान होते हैं कि महज गुस्से के अंदर इंसान एक नहीं बल्कि 4-4, 6-6 जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स हैं इसमें मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई जी आपसे गुजारिश है लगातार एक जैसी कहानी ना सुनाए तो बेहतर होगा। तो मंसूरी भाईजान जी जो कल के दिन मैंने कहानी सुनाई थी वो हाल ही 2 दिन पहले की घटना थी और बिल्कुल अलग थी, कोई अवैध संबंधों में नहीं थी, कोई नाजायज़ ताल्लुकातों में नहीं थी, महज एक नौकर था जिसने गुस्से में आकर अपनी मालकिन का कत्ल कर दिया। उसके बाद में दिनेश कुमार हैं लिखते हैं, भाई आपकी जितनी तारीफ़ करें उतना कम है, आपका अंदाज़ बहुत बढ़िया है। और तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। उसके बाद में हेम प्रकाश हैं लिखते हैं, मैं हेम प्रकाश नदरी ज़िला कासगंज से हूं और अभी आपकी वीडियो अहमदाबाद से देख रहा हूं। मेरा बेटा कान्हा और बेटी परी पत्नी सपना आपकी कहानी बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं, तो आप सभी परिवार वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका सिंह है लिखती हैं, गुड स्टोरी भैया। तो प्रियंका सिंह जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई जी आज की कहानी में पुलिस का जो काम है ये बहुत ही शानदार रहा, शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है मुकेशवर है लिखते हैं, गुड जी शुक्रिया। सालिम अंसारी है लिखते हैं, रियाद कुशीनगर से सुनते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शील निधि लिखते हैं, मलिक भाई रोज़ कमेंट्स करते हैं पर आप ध्यान नहीं देते। शील निधि जी मैं आपकी कमेंट्स को डेली पढ़ता हूँ। उसके बाद में मोहम्मद रियाज हैं लिखते हैं, नाइस स्टोरी सर जी, स्टोरी सुनता हूँ, लाइक करता हूँ और बाद में भूल जाता हूँ, थैंक्स जी, तो पहले ही लाइक कर देता हूँ। उसके बाद में मोहम्मद रियाज हैं जो हार्ट बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। दिनेश कुमार जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी हार्ट बनाते हैं, मंसूरी भाईजान जी आगे भी हार्ट बनाते हैं। प्रियंका सिंह जी हार्ट बनाती है, प्रियंका सिंह आगे लिखती हैं, धीरे धीरे ही सब ठीक होगा भैया, आप दुख मत होइए, हिम्मत रखिए। ये सब मान लीजिए कि अभी आपका बुरा टाइम चल रहा है और बुरे टाइम के बाद अच्छा वक्त आता है भैया। तो प्रियंका सिंह जी बहन आपका बहुत शुक्रिया। राजेश कुमार लिखते हैं, जय श्री राम भाई जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी है, आप मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो राजेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। और इनके कमेंट्स पर एक रिप्लाई भी आया है, लिखते हैं, इट्स नॉट ए स्टोरी बट्स ए रियलिटी। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में सरफराज सिद्दीकी हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आपकी स्टोरी सुनता हूँ, सिर्फ लाइक कमेंट्स कर दिए, सपोर्ट के लिए सोने के टाइम स्टोरी सुनूंगा, कंटिन्यू ब्रो, अल्लाह कामयाब करे। तो सरफराज सिद्दीकी जी मेरे भाई शुक्रिया। बालिश बिहारी हैं लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, आपको इतना जल्दी कैसे कहानी मिल जाता है, ये कोई सच्ची कहानी रहता है, समय कैसा आ गया है, उसने पैसे भी दिए और अपने पत्नी और बच्चों को जान से हाथ धोना पड़ा, थैंक्स सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी शुक्रिया आपका, आपने कमेंट्स किया। सुरेंद्र शर्मा है लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, जो कि श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं, आपका अंदाज़ बहुत बढ़िया है, शुक्रिया। विजय कुमार लिखते हैं, अगर मैं जो आगरा में जो AI वाली घटना हुई है वो बताइए, तो मैं सुनाऊंगा उसको। राइडर रॉक हैं लिखते हैं, शाहनवाज़ मलिक इनका नाम है, शाहनवाज़ नाम है, लिखते हैं, मलिक भाई आप रियल हॉरर स्टोरी बताएं, हमारे देश में बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पर पहले भी दुर्घटना हुई है और आप वो सुनाएं तो सबको अच्छा लगेगा और नॉलेज भी होगी। जी मैं कोशिश करूँगा राइडर रॉक जी। उसके बाद में देश पर हैं और ये लिखते हैं, मलिक जी अस्सलाम वालेकुम, मैं नवाब लुधियाना पंजाब से कहानी सुनता हूँ, शुक्रिया। देव कुमार जी लिखते हैं, मुझे आपको कोई दूसरा वाला चैनल नहीं मिल रहा है, क्या करूं बताओ प्लीज़ यार। तो मैंने जो मेरा डिस्क्रिप्शन होता है उसमें जाएंगे तो सेकंड चैनल करके लिंक मौजूद है, आप उस पर जाएंगे सीधा चैनल पे पहुंच जाएंगे। नसीर अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, वालेकुम सलाम। आगे लिखते हैं आलम जहांगीर जो लिखते हैं, सब बोलते हैं नाइस स्टोरी। तो आलम जहांगीर जी शुक्रिया। अरुण थॉमस हैं लिखते हैं, भाई मैं ऑस्ट्रेलिया में आपकी स्टोरी सुनता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ नॉलेज है आपको कि हमारे ठाकुर प्राकृत सिंह इस समय कहां हैं। तो ठाकुर प्राकृत सिंह से मेरी कल ही बात हुई थी कॉल पे और अभी आपकी उनके चैनल पे स्टोरी आने में लगभग 30 दिन का यानी 27 से 28 दिन का समय और लगेगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। तो 27-28 दिन के बाद जब वो आएंगे तो फिर बता देंगे। मैंने उनसे कहा है कि एक इंटरव्यू मुझे कंडक्ट कराइए, तो उन्होंने कहा है ठीक है, और हो सकता है कि 1-2 दिन में मैं उनके साथ एक इंटरव्यू डाल दूँ जिसमें आप सारे लोगों के जो सवाल हैं वो मैं पूछूंगा। धर्मेंद्र जी लिखते हैं, भाई जी बहुत दुख हुआ जी, आपको बकवास बोलता है, दुनिया में बहुत आदमी ख़राब हैं, अच्छा है आप लगे रहो, हम सब आपके साथ हैं। जी शुक्रिया। सुल्त्यागी हैं लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, शाहनवाज़ शहर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। उसके बाद में राम बाबू जी हैं लिखते हैं, मैं जयपुर से कहानी सुनता हूँ। साजिद खान लिखते हैं, मलिक भाई मेरा नाम साजिद नहीं सज्जाद है, वैसे मेरे लड़के का नाम है, मेरा नाम ज़बीउल्लाह मुंबई से हैं। तो ज़बीउल्लाह जी शुक्रिया आपका। प्रियंका सिंह जी लिखते हैं, पता नहीं कुछ लोगों को आपकी बात करना बकवास लगता है। तो प्रियंका सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हैरी छेत्री हैं लिखते हैं, मलिक भाई तब कब से बोल रहा वीडियो सेंड पहले और वीडियो के बाद में फालतू बात करना छोड़ दें, लेकिन तू सुनता नहीं है भाई, ग्रोथ नहीं होगा ऐसे। तो हैरी छेत्री जी मैंने सेकंड चैनल पर ये चीज़ मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ना मैं शुरू में बकवास करता हूँ और ना मैं रात को बाद में बकवास करता हूँ जो आप लोग बोल रहे हैं, जबकि मैं इस चैनल पर तो बातें करता हूँ। तो आप सेकंड चैनल को देख लीजिए, उस पर जाके सुन लीजिए।
दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, कटवा प्रदीप जी कमेंट्स करते हैं, प्रियंका सिंह जी कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ जो आज की कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।